हम आपका झंडा उड़ाए, आप नेता बने, आप कुर्सी बैठो, हमारा आदमी नीचे बैठा, काय का बैठा भाई, काय का बैठा, हमारा आदमी कुर्सी पे बैठेगा, हमारा आदमी बैठेगा कुर्सी पे। जब तक हम लोग नहीं समझ पाए थे हमारे लोग लोकतंत्र को, तब तक आपके पिछलग्गू थे। अब अगर कोई बात होगी तो बराबरी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। मेरी बात को आप याद रखें, हिस्सेदारी की बात होगी, बराबरी की बात होगी। मेरा काम मनुवादियों को बजाना, ढपली बजाना नहीं। ये काम तो हमारा कोई भी कार्यकर्ता कर लेगा। मेरा काम है इस देश में मनुवाद, अंधविश्वास, पाखंडवाद, सामंतवाद का इलाज। कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास से गुजरता है घनघोर जवानी चलती है। आज का ये महान दिन जिसमें मुझे और आपको यहाँ इकट्ठा होने का मौका मिला है, मैं आज इस विशेष दिन पर, जो भीम आर्मी का स्थापना दिवस है, मैं 10वें स्थापना दिवस और द्वितीय अधिवेशन की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूं। प्यारे साथियों, मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करूंगा मातृशक्ति का, जो इतनी बड़ी संख्या में आज अपने बच्चों को, अपने भाइयों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंची है। मैं दोनों हाथ में बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। साथ साथ मैं इस नौजवान सैलाब को भी धन्यवाद देता हूँ। मुझे मीडिया के लोग पूछते हैं कि ये भीम आर्मी के लोग कहां से आते हैं। अब मैं उनसे ये कहता हूं कि आंधी को रोका जा सकता है, तूफान को रोका जा सकता है, सैलाब को रोका जा सकता है, लेकिन भीम आर्मी के बहादुर योद्धाओं को नहीं रोका। अगर आज मैं यहां खड़ा हूं और बिहार की धरती पे खड़ा होकर बोल रहा हूं, अगर आज मैं लोकसभा का भारत की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर हूं, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो भीम आर्मी के बहादुर साथियों को जाता है। मैं इस मंच का भी धन्यवाद करूंगा। बहुत दिन पहले दिल्ली में बैठ के फैसला लिया गया। सीनियर लीडर ने मुझसे कहा कि आपको बोध गया जाना है, बोध गया को मुक्त कराना है, बोध गया की शक्ति, बोध गया की ताकत को बौद्धिस्टों के हाथ में देना। तो मैंने इनसे कहा कि एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, और ये तय हुआ कि जून में 12 मई को एक बड़ा आयोजन होगा और दिन लाखों लोगों को लेके हमें बोध गया पहुंचना। लेकिन फिर देश में वार आ गई। हमारा देश, पहलगाम का हमला हमारे लोगों पर हुआ। बताया गया कि धर्म पूछ के मारा गया, और ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त करने योग्य नहीं था। इसलिए वो परमिशन कैंसिल कर दी गई, वो कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। और बाद में जब ये लग रहा था, मीडिया ने तो ऐसा माहौल बनाया कि ऐसा लगा कि पाकिस्तान नक्सल से ही खत्म हो जाए। मैं धन्यवाद दूंगा भारत की महान मीडिया को, बहुत बहुत धन्यवाद। जो काम सरकार नहीं कर पाए, आपने टीवी चैनल के माध्यम से कर दिया। इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, रावलपिंडी पहुंच गए हैं, कराची पहुंच गए हैं। वहां के जो आर्मी चीफ थे हसन मुनीर,
अगर थोड़ी देर और उनको मौका मिल जाता तो 7-8 मिनट को पाकिस्तान छोड़ने निकल जाता। मैंने भी अपने साथियों को फोन किया कि भाई सिचुएशन नहीं है, कश्मीर को प्लॉट मिलेगा या मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान को जरूर जाना। शेड्यूल ट्राइब पेपर को जिन लोगों को जमीन नहीं है उनको जमीन भी दिलाने का काम हम लोग करें। मीडिया के चैनल पे बैठे एक्सपर्टों ने तो इस तरह का माहौल बनाया, ऐसा लगा कि यहां से घुस गए हैं, सूत्रों द्वारा पता लगा यहां से घुस गए हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर वॉर भी ना हो, क्योंकि वॉर किसी देश के लिए अच्छी बात नहीं है, वॉर में जान जाती है, आर्थिक नुकसान होता है, बंटवारे होते हैं, दूरियां पैदा होती है, लेकिन अगर मीडिया का बस चले तो ये वॉर करवा दे। इसलिए उस दिन मैंने महान मीडिया के आगे प्रणाम किया और ये तय किया कि इनकी सारी बातों पे भरोसा नहीं करना। प्यारे साथियों, आज हम ये अधिवेशन जो मैंने आपको विषय बताया कि 12 मई को जो कार्यक्रम होना था वो नहीं हो पाया क्योंकि वॉर जैसी सिचुएशन बन गई थी, तो सीनियर कमेटी ने तय किया कि हम लोग अधिवेशन बिहार में करेंगे। और पूरी कमेटी, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, पूरी कमेटी ने डिसाइड किया तो हम लोगों ने इस बात को माना कि अधिवेशन बिहार में होगा और अधिवेशन बिहार के भी बोधगया में होगा। लेकिन फिर से बोधगया में इतना बड़ा हॉल नहीं मिला क्योंकि अधिवेशन खुले में नहीं हो सकता, अधिवेशन तो हॉल में ही होता, कोई हॉल नहीं मिला इतना बड़ा और फिर परमिशन को भी दिक्कत हुई। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा बिहार की पूरी टीम को, भाई हमारे ज्योति जी को, भाई जौहर साहब को, रितेश जी को, रामेश प्रधान जी को और मेरे प्यारे भाई कमल सिंह वालिया जी को, जिन्होंने लंबे समय तक यहाँ रह के मेहनत करके इस अधिवेशन को सफल कराने का काम किया। और मैं अपने भीम आर्मी के प्रदेशों के नेतृत्व को भी धन्यवाद देता, भाई हिमांशु जी को, भाई सुधीर जी को, भाई राजेंद्र जी को, भाई अनिल जी को, भाई सुनील बैरसिया जी को, जिन्होंने यहां पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करने का काम किया। किस तरह से कार्यक्रम सफल हो इसमें उसने पूरी ताकत लगाई। कुछ लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला, ऐसे कुलदीप जी को नहीं मिला, समय कमी का, लेकिन मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं देश भर से चल के आए, किसी प्रदेश से 4 लोग, किसी से 6 लोग, किसी से 10 लोग, जो थोड़े थोड़े 10% लोग देश भर से आए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता हो, चाहे हमारे बंगाल के नेता हो, चाहे हमारे झारखंड के नेता हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के सीनियर नेता हो, उत्तर प्रदेश के तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं सीनियर, चाहे हमारे उत्तराखंड के साथी हो, चाहे हमारे महाराष्ट्र के साथी हो, और चाहे असम के साथी हों, उत्तराखंड के साथी हों, छत्तीसगढ़ के साथी हों, तमाम हमारे साथियों ने जो अपनी जिम्मेदारी को यहाँ लाकर अपने लीडरशिप का जो प्रदर्शन किया है, इसके लिए मैं इनकी भी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। हमारे लीडरशिप के साथियों का भी धन्यवाद देता हूं, महिला लीडरशिप का भी धन्यवाद देता हूं, और अशोक जी, तोमर साहब, रविंद्र भाटी जी और मेरे बड़े भाई हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन सिंह जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर विनय भाई नहीं होते तो भीम आर्मी का कारवा इतना मजबूत नहीं हो पाता। मैं इस बात को बड़े पूरे दिल से कहता हूं, क्योंकि व्यक्ति के कार्य की कदर होनी चाहिए। मैं मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद देता हूं। प्यारे साथियों, मैं भीम आर्मी के विषय में कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं।
भीम आर्मी कहाँ बनी, कैसे बनी, इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि मोस्टली चीजें आप लोग जानते हैं, जो लोग काम करते हैं। लेकिन अगर पूरे भारत में कोई ऐसा संगठन है जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, अगर इनकी संयुक्त लीडरशिप अगर किसी के पास है, बने बनाए संगठन में अगर किसी ने लीडरशिप करने का मौका दिया, नेतृत्व दिया है, तो ये अगर किसी ने काम किया है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथ है। हमारे यहाँ जो अमर ज्योति जी हमारे नेता हैं, नेतृत्व करते हैं, वही राजस्थान में जितेंद्र अठवाल साहब नेतृत्व करते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा संगठन और एक ऐसे समय बना है 2014 में, जब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुकूमत पे आई और भारतीय संविधान पे खतरा मंडरा रहा था। मैं जो बात कह रहा हूं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, संविधान को हाथ में पकड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, एक भी व्यक्ति नहीं था। दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे जुल्म होता था, बहन बेटियों के साथ रेप हत्या होती थी, मारकर लटकाया जाता था, राजस्थान के लोग जुल्म जाते अत्याचार होता था, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, पहलवानों के साथ, कर्मचारियों के साथ। और बड़े बड़े नेता डर के क्या तो एनडीए में घुस गए या राजनीति को कमजोर करके पीछे बैठ गए। अगर कोई था जिसको जान की परवाह नहीं थी, जिसको अपने मान की परवाह नहीं थी, जिसको अपने बच्चों की परवाह नहीं थी, जिसको अपने परिवार की परवाह नहीं थी, जिसको परवाह थी तो भारतीय संविधान की, जिस संगठन के नाम से पीछे लिखा जाता था कि भीम आर्मी संविधान का रक्षक दल है, अगर एक मात्र आदमी कोई थी तो वो भीम आर्मी, इसके अलावा कोई नहीं। कहीं भीम आर्मी का नेतृत्व, कहीं भीम आर्मी का नेतृत्व किसी प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की कोई और जाति करती तो कहीं दूसरी जाति करती, कहीं तीसरी जाति करती, कहीं चौथी जाति करती। ये एक ऐसा संगठन है जिसके अंदर सामाजिक न्याय है। कहीं इसकी रखवाली, इसका नेता पासवान समाज का व्यक्ति, कहीं इसका नेता वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, कहीं इसका नेता पासी समाज का व्यक्ति, कहीं इसका नेता चमार समाज का व्यक्ति, कहीं इसका नेता महार समाज का व्यक्ति। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? जहां संघर्ष करने की योग्यता पैदा हुई है, वहां भीम आर्मी ने नेतृत्व देने का काम किया, बड़े बड़े संगठन देने का काम किया। इसलिए बात आपको बतानी थी कि भीम आर्मी एक जाति, एक धर्म, एक स्थान का संगठन नहीं है। भीम आर्मी भारत के 140 करोड़ लोगों में जो संविधान को मानने वाले लोगों का अपना संगठन है, उनकी अपनी शक्ति है, उनकी अपनी ताकत है। और आप जानते हो देश भर में कोई आंदोलन ऐसा नहीं है जिस लड़ाई को भीम आर्मी ने लड़ने का काम किया और समय समय पे दिल्ली में अपनी शक्ति दिखाकर ये बताने का काम किया। हमारे कर्नाटक के लोग बैठे, तेलंगाना के लोग बैठे, तमिलनाडु के हमारे बैठे, समय समय पर बताने का काम किया है कि हम मिट तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। ये शक्ति पैदा की है भीम आर्मी ने। प्यारे साथियों, ये आपके सामने जो बोल रहा है चंद्रशेखर, अगर इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान अगर किसने दी है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन है। टाइम्स मैगजीन में अगर इसका नाम छपा है, आपके छोटे से कार्यकर्ता का, दुनिया के 100 उभरते नेताओं में अगर किसी कार्यकर्ता के भीम आर्मी के नाम छपा है तो भीम आर्मी की देन। लेकिन आपने भी उसको साबित करके दिखाया है कि इस बार
लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजकर अपनी आवाज को उठाने वाला भेज के आपने भी ये साबित करके दिखाया है कि जो टाइम्स मैगजीन ने कहा था कि आपका कार्यकर्ता भीम आर्मी का चंद्रशेखर जो देश का अकेला उभरता हुआ नेता है, उस आवाज को आपने पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे नगीना के लोग भी यहाँ हैं, दोनों हाथ उठाकर नगीना के लोगों का धन्यवाद कीजिए एक बार जरा। बोलो धन्यवाद नगीना। मैं तो चाहता था एक हमारे पत्रकार मित्र यहां से लड़ रहे थे, आप उनको भी लोकसभा भेज देते, लेकिन आप भेज नहीं पाए। तो लोकसभा नहीं भेज पाए तो विधानसभा भेज देना। प्यारे साथियों, मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है। ये फूल मेरे आपके बीच में कांटे तो नहीं बन रहे? नीचे वाले को दिख रहा हूं ना? ये फूल हट सकते हैं क्या भाई? आपके मेरे बीच में कोई नहीं आना चाहिए। आराम से उखाड़ के रखी दो। फूल आपके लिए और कांटे हमारे लिए। प्यारे साथियों, दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें आपसे कहनी है। आपके लिए, आपको दिखाने के लिए कुछ लेके आया। इसमें कुछ है, दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि आपने जो बात एकदम कह दी पूरी कर दूं, ऐसा नहीं। समय पे दिखाऊंगा। भीम आर्मी के साथियों से मुझे कहना, अपनी लीडरशिप से मुझे कहना, अनुशासन हमारी शक्ति है। हमारा अनुशासन इस स्तर का होना चाहिए कि भले ही वो हमसे नाराज हो, भले ही वैचारिक रूप से हमारा विरोध है, लेकिन इस बात को जरूर कहे अपने लोगों में बैठकर कि भीम आर्मी जैसा अनुशासन किसी और संगठन के साथ नहीं। ये बात हमें अपने अंदर पैदा करनी है। हालांकि मैं आपके अनुशासन पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि देश का सबसे अनुशासित संगठन भीम आर्मी को होना चाहिए। भीम आर्मी एक ब्रांड है या नहीं है? बताओ बताओ, है या नहीं है? बताओ। मैं उसका उदाहरण बताता हूं। 2022 में जिन लोगों को काम न करने की वजह से हमने निकाल दिया था उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, जो नेता किसी पार्टी के नेताओं से, अपने पार्टी के नेताओं से नहीं मिलते थे, उन्होंने भीम आर्मी के निकाले गए कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के 2-2 घंटे बात की। ये भीम आर्मी की ताकत है। और यहां भी जिन लोगों को हमने काम न करने की वजह से निकाल दिया था, उन लोगों को भी दूसरी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों के नेताओं ने ऐसे हाथ मिला के खुद ज्वाइन कराया, जिनको हमारे यहां से निकाला गया। तो इस देश में अगर नेतृत्व का निर्माण हो रहा है, मजबूत कार्यकर्ता का निर्माण हो रहा है, जो ना पुलिस से डरता, ना कानून के झूठे शिकंजे से, ना जेल से, ना मुकदमे से, वो भी मैं बीएसएफ के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं। ये पकड़ लाना, ये पकड़ लाना कोई जाके बीएसएफ। हाँ, डपली ले लो, नारा मत लगाना। मेरा काम मनुवादियों को बजाना, ढपली बजाना नहीं। ये काम तो हमारा कोई भी कार्यकर्ता कर लेगा। मेरा काम है इस देश में मनुवाद, अंधविश्वास, पाखंडवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद और गरीबों की बैंक बेटियों की तरफ जो आंख उठाते हैं, उनका इलाज करना। प्यारे साथियों, आज आपसे 10वें साल में कुछ मांग रहा हूं, दोगे नहीं दोगे बताओ?
तो जिस कार्यकर्ता को जो काम दे दिया है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, अपने काम को सबसे पहले पूरा करना है। ये शक्ति का निर्माण अपने अंदर करना है। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, धर्म के खिलाफ नहीं है, हम उस व्यवस्था के खिलाफ है जो ऊंच नीच की बात करती है, जो भेदभाव की बात करती है। हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, हम विचार के विरोधी हैं। हमारे महापुरुषों ने जो विचारधारा हमें दी है, उस विचारधारा के समर्थक है, उस विचारधारा के जो खिलाफ, जो संविधान के खिलाफ है, वो व्यक्ति हो, पार्टी हो, उसके खिलाफ, जो मानवता के खिलाफ है, बंधुत्व के खिलाफ है, भाईचारा के खिलाफ है, महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है, महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ है, किसानों, कमजोरों, हक वंचित समाज के तरक्की के खिलाफ है, उनके खिलाफ। सीधी बात है, बिल्कुल सीधी बात है। मैंने जो स्पष्ट कहा, आज फिर दोहरा रहा हूं, हम ना किसी पार्टी के खिलाफ हैं, ना व्यक्ति के खिलाफ है। हमारी लड़ाई विचारधारा की है, और जब तक हम में आखिरी सांस रहेगा, हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, तब तक हम लोग इस विचारधारा को चलाते रहेंगे। आंदोलन कम रहे या ज्यादा हो जाए। अभी जौहर आजाद जी ने बहुत शानदार बात कही कि हम रहे ना रहें। मैं ये ऐलान से कह रहा हूं, हम रहे ना रहें, लेकिन हम इस संगठन को जब तक हमें लहू का आखिरी कतरा रहेगा, इतनी शक्ति देते रहेंगे कि ये संगठन सैकड़ों साल में, हजारों साल इस देश की राजनीति में, इस देश की व्यवस्था में अजर अमर रहेगा। इस बात को हम लोग विश्वास दिलाते हैं। और मैं एक चीज और घोषणा इस बार इस मंच से करना चाहता हूं, भीम आर्मी में हर कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। जो आज ग्राम पंचायत का सदस्य है, वो जिले का सदस्य बन सकता है, जिले का अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष भी बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। भीम आर्मी में ऐसा नहीं कोई भी है, ना मैं, ना अध्यक्ष जी, ना महासचिव साहब, ना और कोई साहब, ना और कोई साहब, कि हमारे आने वाली पीढ़ियां इसमें अध्यक्ष या किसी महत्वपूर्ण पद पर रहेगी। अगर हमारे बच्चों को भी काम करना है, तो वो भी भीम आर्मी के सामान्य सदस्य बनकर काम करेंगे। इस बात का मैं आपको वचन देता हूं। यह ऐसा संगठन नहीं होगा कि जिसमें पीढ़ियां 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 एक ही परिवार के लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा कोई संकल्प, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन हमने इस संगठन का नहीं लिखा। हमने इस संगठन का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है कि यहां आदमी की मेहनत, उसका संघर्ष, उसका समर्पण, उसका अनुशासन, उसकी शक्ति है। और ये उदाहरण है, अनिल जी गवाह है, जितेंद्र साहब गवाह है, बहुत सारे, सुनील बैरसिया जी गवाह है, बहुत सारे लोग गवाह हैं कि जो अपने यहाँ विधानसभा के मेंबर रहेंगे, विधानसभा के सदस्य रहे होंगे, विधानसभा अध्यक्ष रहे होंगे, जिले के अध्यक्ष रहे होंगे, वो अपने अपने प्रदेशों में अध्यक्ष भी रहे हैं और राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं। ये किसी छिपा हुआ नहीं है, ये सत्य है। ये भीम आर्मी का कार्यकाल विकास का उदाहरण है, आप देख सकते हो। संघर्ष के बलबूते जो आदमी विधानसभा का अध्यक्ष था, वो आज राष्ट्रीय कमेटी का मेंबर है, राष्ट्रीय पदाधिकारी है। ये दिया भीम आर्मी। तो साथियों, मैं आपसे यही मांगना चाहता हूं कि ये सामाजिक परिवर्तन का कारवां रुकना नहीं चाहिए। हम रहे ना रहे, कारवां चलता रहना चाहिए, कारवां आगे बढ़ना चाहिए, कारवां मजबूत होना चाहिए। और अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो घर से निकलो और बिखरे हुए बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का काम, मानवता के सिपाही बनो, अपने टूटे हुए भाइयों को गले लगाओ। जिन महापुरुषों के नाम मैंने लिए, उनके संघर्ष को पढ़ो। मैं बिहार की बात करता हूं, बाबू जगजीवन राम, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर। और मैं, राजनीतिक वो हो सकता है, लेकिन मैं रामविलास पासवान जी के, जो आज इस दुनिया में नहीं, मैं उनके काम को भी हम टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्होंने भी बहुत कुछ करके दिखाया है। अगर मंडल कमीशन में किसी का योगदान है तो रामविलास पासवान जी को थोड़ा नहीं जाता। मान्यवर काशीराम साहब के साथ साथ
श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने भी बहुत बड़ा संघर्ष किया है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। वो अलग बात है कि आज उनके बेटे उसी दल के साथ खड़े हैं जिस दल ने पिछड़ों के अधिकारों को रोकने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगाया, वो अलग बात है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी और ये बात भी समझनी पड़ेगी रानी के पेट से राजा नहीं तैयार हो गए। यहां अमर ज्योति जैसे सिपाही भी आपके बीच में बैठे हुए हैं। नेता जनता बनाती है, नेता रानी के पेट से नहीं बनता। जितनी ताकत आपने दूसरों को दी है, अमर ज्योति को दे देना, डंडा और झंडा इतना मजबूत है, वारे न्यारे हो जाएंगे। मेरी बात कामयाब है। मैं आपको इशारे से कह रहा हूं, समझदारी के लिए कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि समझदार बनो। मैं बिहार की बात करूंगा मेरे भाई। बिहार हर दूसरे दिन खबर आती है शेड्यूल कास्ट की बच्ची को रेप करके 8 साल की, 12 साल की, 15 साल की जला दिया, मार दिया। मैं भी आता हूं लगातार बिहार। पहला चुनाव आजाद समाज पार्टी ने बिहार में लड़ा, मैं लगातार आता हूं। ज्योति के साथ अन्याय हुआ दरभंगा, छोटी बहन ज्योति, मैं आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ। एक बड़े अधिकारी ने कहा, सर ये आदमी सांसद जी का बड़ा खास है, गिरफ्तारी नहीं होगी सर। एक बड़े पॉलिटिकल। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में राय जरूर दिया करो। दोस्तों जिस हिसाब से पार्टी चल रही है, चंद्रशेखर आज़ाद भाई गरीबों की जो मदद करते हैं, दोस्तों इसी तरह सभी लोग आगे बढ़िए और अपने बच्चों पे ज़्यादा फोकस कीजिए। आप लोग जब बच्चों को अपने पढ़ा के आगे बढ़ाएंगे तो आने वाला समय, आने वाला भविष्य जागरूक होगा। और क्या नाम, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है कि आज की दुनिया में कहीं भी दुनिया में चले जाओ, हर जगह इंग्लिश में लिखा मिलेगा, हर जगह लिखा मिलेगा। क्योंकि बिना पढ़ाई एक तरीक़ा से इंसान गंवार हो जाता है। कहीं भी दुनिया में चले जाओ, बिना पढ़े कोई काम नहीं होता है। इसलिए बच्चों पे अपनी पढ़ाई का ज़्यादा ध्यान दें, एक रोटी कम खाइए और बच्चों को स्कूल में ज़रूर पढ़ाएं। और दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं, जो स्कूल बंद हुए हैं उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस देने की हैसियत नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग कोशिश यही करिए कि अपने बच्चों को आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। और दोस्तों इस बात पे आप लोगों की क्या राय है, अब क्या कहना है, अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों राय ज़रूर दें। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।